हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और जैसे जैसे नीट 2022 नजदीक आ रहा है, तैयारी और बढ़िया होती जा रही है। तो मैं आपसे कह रहा था बच्चों, जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है मेरे इस चैनल पर, उसका आज सेकंड लेक्चर है। रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्या क्या सवाल, क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो हर पेज से हर एक सारे के सारे टॉपिक्स की डिटेल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और क्या क्या क्वेश्चन नीट में 2022 में इससे बन सकते हैं उसकी बात करूंगा। इतना याद रखना बच्चों, इस रिवीजन सीरीज के बाहर कोई भी प्रश्न आपको नीट में नहीं मिलने वाला। तो हमारे पास आज जो चैप्टर हम देख रहे हैं बच्चों, वो उत्सर्जन तंत्र है, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। और ये मानव कार्यकी का चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। इसलिए नीट में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, पेज बाय पेज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहली चीज पेज 1 पे बच्चों आपने देखा होगा, इस चैप्टर में सारे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं। सारे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रोजन वेस्ट्स हैं। कौन कौन से वेस्ट हैं बच्चों? 3 प्रकार के हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। एनसीईआरटी में यह भी मेंशन कर रखा है कि सबसे अधिक विषाक्त इनमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? अमोनिया है। मोस्ट टॉक्सिक उसके बाद यूरिया है और मिनिमम न्यूनतम टॉक्सिक कौन सा है? वो यूरिक अम्ल है। जो पॉइंट्स है बच्चों, एनसीईआरटी पेज बाय पेज, पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 3 तरह के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं। सर्वाधिक है अमोनिया, फिर है यूरिया और न्यूनतम विषाक्त कौन है? यूरिक अम्ल। तो आपको यह भी मालूम होगा, जो सबसे अधिक विषाक्त होता है, सबसे अधिक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, उसको शरीर से निकालने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होगी। तो अमोनिया के लिए सर्वाधिक जल चाहिएगा। इसको बाहर निकालने के लिए जल सबसे अधिक किसे चाहिए? अमोनिया को। और सबसे कम जल निष्कासित होने के लिए किसे चाहिए? यूरिक अम्ल को। तो यूरिक अम्ल को निष्कासित करने के लिए न्यूनतम जल चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, यूरिक अम्ल जब पक्षियां या सरीसृप निकालते हैं तो वो पेलेट, थिक पेस्ट के रूप में निकलता है, क्योंकि उसमें जल न्यूनतम होता है। तो विषाक्तता हमने देख ली, जल की आवश्यकता हमने देख ली। फिर एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दे रखा है, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो जितने भी स्थलीय जंतु होते हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो या तो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, या किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। और यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन क्यों करते हैं? ताकि वो जल को संरक्षित कर सकें। तो जल संरक्षण करने हेतु, वाटर कंजर्व करने हेतु स्थलीय जंतु या तो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे या यूरिक अम्ल का करेंगे। फिर एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दे रखा है बच्चों की उदाहरण, अमोनोटेलिक जंतुओं के उदाहरण आपको याद रखने हैं, यूरियोटेलिक जंतु के उदाहरण याद रखने हैं, यूरिक अम्ल के उदाहरण आपको याद रखने हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए क्लोम की आवश्यकता होती है। जितनी भी शुद्ध जल में लवणीय या शुद्ध जल की अस्थिल मछलियां पाई जाती हैं बच्चों, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए उनको क्लोम की जरूरत पड़ती है। क्लोम के माध्यम से, क्लोम की सतह के माध्यम से अमोनियम आयंस के रूप में उत्सर्जन करते हैं। मतलब इनमें किडनीज होती तो हैं, लेकिन किडनीज का योगदान अमोनिया को निकालने के लिए नहीं है। किडनीज परासरण नियमन में काम करेंगी, लेकिन अमोनियम आयंस का उत्सर्जन क्लोम की सतह के द्वारा होगा। किडनी का योगदान नहीं होता, एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर यूरिया यानी यूरियोटेलिक जंतुओं के उदाहरण हम लोग आ जाते हैं बच्चों, सारे स्तनधारी हैं, स्थलीय उभयचर यानी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और लवणीय मछलियां यानी शार्क। तो लवणीय मछलियां जो हैं, जो लवणीय जल में पाई जाती हैं, यानी लवणीय उपास्थि मछलियां, जितनी भी ये कार्टिलेज मछलियां होती हैं, शार्क्स, ये लवणीय जल में पाई जाती हैं और किसका उत्सर्जन करती हैं? यूरिया का। एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो मजा आ जाएगा आपको, कि यूरिया जो है वो स्तनधारियों में, मानव में या स्तनधारियों में परासरनता को भी बनाए रखता है। तो किडनी की परासरनता को बनाए रखने में किसकी आवश्यकता होती है? यूरिया। कुछ यूरिया तो शरीर से उत्सर्जित हो जाता है और कुछ किडनी इसके मेड्यूला क्षेत्र में रहता है, ताकि उसकी परासरनता बढ़ सके। और परासरनता बढ़ने का फायदा हम आगे देखेंगे
सांद्र मूत्र के निर्माण में आएगा। और अंत में आपको पहले पेज के अंत में यूरिक अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं बच्चों। यूरिकोटेलिक जंतु सरीसृप होते हैं, पक्षियां होंगी, लैंड स्नेल्स और कीट यानी कॉकरोच, ये सब यूरिकोटेलिक जंतु हैं। तो सारा बिंदु जो पहले पन्ने पर है उसको अपन ने चार्ट के फॉर्म में देख लिया है। इसके बाहर याद रखना बच्चों, हर पेज में जितनी काम की चीजें हैं, जितनी उपयोगी चीजें हैं, जो जो नीट में आ सकती है सब बता दूंगा। उसके बाहर कोई प्रश्न जाने की संभावना ही नहीं होगी। फिर बच्चों नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 2 पर आ जाएं तो पेज नंबर 2 पर जंतुओं के नाम हैं। अलग अलग अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं। भाई कशेरुकियों में तो हमें पता है किडनी होती है, लेकिन बाकी उत्सर्जन अंग नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से हैं ध्यान रखना है। तो चपटे कृमि होते हैं बच्चों, प्लैटीहेलमिंथस। चपटे कृमि में उत्सर्जन अंग ज्वाला कोशिकाएं हैं यानी फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स होते हैं। एनेलिडा यानी केचुए की बात करें तो उनमें उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होते हैं। आर्थ्रोपोडा में हम बात करें कीटों की यानी कॉकरोच की तो माल्फीजियन नलिकाएं होंगी। स्पाइडर्स यानी एरिकनिडा की बात करें तो इनमें कॉक्सल ग्रंथियां होती हैं। और प्रॉन्स झींगा यानी क्रस्टेशियंस की बात करें तो उनमें एंटेनरी या ग्रीन ग्रंथियां होती हैं। अब सवाल ध्यान से सुनना बच्चों, ज्वाला कोशिकाएं चपटे कृमि प्लैटीहेलमिंथस में भी होती हैं और ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल सिफेलोकॉर्डेटा में भी होती हैं। लेकिन याद रखना प्लैटीहेलमिंथस एक इनवर्टिब्रेट है यानी नॉन कॉर्डेट है, और आपको ध्यान में रखना है सिफेलोकॉर्डेटा एक कॉर्डेट है। तो अगर वो अच्छा सवाल बना सकता है नीट तो ये पूछ सकता है ऐसा कॉर्डेट बताओ, ऐसा कशेरुकिया कॉर्डेट बताओ जिसमें ज्वाला कोशिकाएं हैं। तो कॉर्डेट जिसमें ज्वाला कोशिकाएं हैं तो आंसर सिफेलोकॉर्डेटा होगा, प्लैटीहेलमिंथस नहीं होगा, क्योंकि प्लैटीहेलमिंथस एक कशेरुकिया कॉर्डेट नहीं है, वो एक नॉन कॉर्डेट है। तो क्वेश्चन में याद रखना नॉन कॉर्डेट जिसमें ज्वाला कोशिकाएं हैं तो चपटे कृमि यानी प्लैटीहेलमिंथस, और कॉर्डेट जिसमें ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा जिसका उदाहरण एम्फिऑक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दूसरे पेज पे दे रखा है। फिर दूसरे पेज में उसके साथ साथ मानव उत्सर्जन तंत्र की भी बात कर रखी है, और मानव उत्सर्जन तंत्र में हमको पता है एक जोड़े किडनीज हैं। अब किडनीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए, किडनी की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है, मीसोडर्म से होती है। कहां पर पाई जाती है तो आपको पता है साइड में पार्श्व और पीछे की तरफ किसमें, आखिरी वक्षीय कशेरुकी और तीसरी लंबर कशेरुकी में। T12 का मतलब ये कौन सी हो गई बच्चों, आखिरी वक्षीय कशेरुकी यानी थोरैसिक वर्टिब्रे, और L3 का मतलब है तीसरी लंबर कोशिका कशेरुकी, इनके मध्य पाई जाती है। फिर साइज भी आपको पता होनी चाहिए, भार पता होना चाहिए, 120 से 170 ग्राम आपके पास इनका इनकी वेट होता है। साइज हमको पता है 10 से 12 सेंटीमीटर विड्थ, और ये आपको पता होना चाहिए। और जो डायग्राम है लेबलिंग से संबंधित वो याद रखना है। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं बच्चों कि जितने भी डायग्राम्स आएंगे नीट में वो एनसीईआरटी पर ही आते हैं। जो भी उदाहरण या जो भी डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा उस पर प्रश्न नहीं बनता है। तो आपको डायग्राम पूरा किडनीज का ध्यान में रखना है। बाहर वाला क्षेत्र वल्कुट होता है, भीतर वाला मेड्यूला होता है। वल्कुट का वो क्षेत्र जो मेड्यूला में विस्तारित होता है उसको रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। कैलिक्स उभार आपको प्रोजेक्शंस पता होने चाहिए। तो वो डायग्राम संबंधित सारे लक्षण आपको किडनीज के ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगले पेज की बात करें मतलब पेज नंबर 3, तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां क्या हो जाती हैं, नेफ्रॉन्स। तो आपके पास किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हो जाती हैं नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स एनसीईआरटी में दे रखा है। जब हम नेफ्रॉन की संरचना की बात करते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ग्लोमेरुलस जो हमें पता है एक रुधिर केशिका है यानी ब्लड कैपिलरी है। तो नेफ्रॉन की संरचना में पहला भाग तो आता है रुधिर केशिका ग्लोमेरुलस का, और उसके बाद नलिकाएं आती हैं जिसे कहते हैं रीनल टिब्यूल्स। इस रीनल टिब्यूल्स की शुरुआत होती है बोमेन संपुट से जो कप आकार की संरचना होती है। तो आपके पास ये कप आकार की संरचना बोमेन संपुट होती है। फिर इसमें कुंडलित नलिकाएं आती हैं बच्चों, पीसीटी और डीसीटी,
और इनके बीच में एक लंबा सा क्या पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले। और कई सारे डीसीटी, कई नेफ्रॉन के डीसीटी मिलकर आगे चलकर संग्रह नलिका भी बना लेते हैं। लेकिन काफी बार संग्रह नलिका को हम रीनल टिब्यूल्स का हिस्सा नहीं मानते। तो यह सवाल आ जाए कि यूरिनिफेरस टिब्यूल्स का हिस्सा किसे नहीं माना जाता, तो संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि संग्रह नलिका कई सारे नेफ्रॉन्स के लिए एक ही संग्रह नलिका पाई जाती है। तो यह आपको नेफ्रॉन की संरचना जो है वो आपको पेज नंबर 3 पर मिल जाएगी। फिर आपके पास बच्चों नेक्स्ट आता है जो नेफ्रॉन्स के प्रकार दे रखे हैं बच्चों एनसीईआरटी में। 2 प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक वल्कुट वाले कॉर्टिकल और एक जक्स्टामेडुलरी। अधिक संख्या में कौन से नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल। कम संख्या में कौन से होते हैं, जक्स्टामेडुलरी। अब इनमें अंतर किस आधार पे होता है, हेनले के लूप। जिनके हेनले के लूप छोटे होंगे बच्चों, छोटे होंगे मतलब वो मेड्यूला में अधिक विस्तारित नहीं होंगे, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। और जिनका लूप ऑफ हेनले, जिनका हेनले का लूप लंबा होगा, मेड्यूला में पूर्ण रूप से विस्तारित होगा, उन्हें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहेंगे। तो इससे आपको एक और चीज मालूम चल गई बच्चों, पीसीटी है, डीसीटी है और माल्फिजियन बॉडी है। अब आप बोलोगे सर ये माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन काय क्या होती है, तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को मिलाकर क्या कहलाती है, माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी में ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट दोनों आ जाते हैं बच्चों। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट दोनों से मिलकर संरचना क्या बनती है, माल्फिजियन काय। ये पीसीटी और डीसीटी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वल्कुट क्षेत्र में। और मेड्यूला क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे, लूप ऑफ हेनले। जिनके लूप ऑफ हेनले छोटे हैं, मेड्यूला में अधिक विस्तारित नहीं होते, वो कॉर्टिकल। जिनके लूप ऑफ हेनले लंबे होंगे, मेड्यूला में भीतर तक विस्तारित रहेंगे, वो जक्स्टामेडुलरी। और फाइनली आता है बच्चों वाजा रेक्टस। वाजा रेक्टस हमको पता है यू आकार का रुधिर वेसल है। तो यू आकार का जो ब्लड वेसल पाया जाता है या रुधिर ब्लड वेसल यू आकार का वाजा रेक्टस है, यह ज्यादा विकसित आपको किसमें मिलेगा, जक्स्टामेडुलरी में। यह हासित होता है या अनुपस्थित किसमें होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। तो वाजा रेक्टस विकसित किसके साथ मिलेगा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के साथ में। वाजा रेक्टस नहीं के बराबर या हासित किसमें होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। तो ये 2 तरह के नेफ्रॉन्स हैं, लूप ऑफ हेनले के आधार पर हमने इनको विभाजित कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो सारी बात होती है संरचना की, कि किडनी की संरचना और नेफ्रॉन की संरचना। अब जब हम कार्यकी या फिजियोलॉजी पर आते हैं तो उसमें सबसे पहले मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है। अब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में सबसे पहले ब्लड सप्लाई दे रखी है। हमको यह दे रखा है कि किडनीज को लगभग प्रति मिनट कितना ब्लड मिलता है भाई, 1100 से 1200 ml। तो किडनीज को प्रति मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड सप्लाई होता है, जो कि कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% या 1/5 भाग है। तो ये डेटा आंकड़े एनसीईआरटी में है, याद रखना है। कार्डियक आउटपुट लगभग 5000 ml होता है, यानी 5 लीटर होता है। तो उसका 20% यानी 1100 से 1200 ml लगभग किडनीज को प्रति मिनट मिलता है। इसको आप चाहो तो किडनी को ये ब्लड मिल रहा है, इसलिए इसको रीनल ब्लड फ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रति मिनट किडनीज को इतना ब्लड मिल रहा है। और इस ब्लड को छानेंगे और इस ब्लड को छान कर ही मूत्र बनता है। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में 3 पद हैं बच्चों। एक तो परानिस्यंदन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण, तीसरा होता है स्त्रावन। अब मैं हमेशा बच्चों आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी के 2 पेजेस में सबसे पहले तो इनकी क्रियाविधि दे रखी है और फिर नेफ्रॉन के अलग अलग भागों के अलग अलग कार्य दे रखे हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के साथ साथ इनके कार्य भी ध्यान रख सकते हो। अब कैसे ध्यान रखोगे बच्चों, देखो बहुत आसान है। यहां पर मैंने क्या बना दिया, सबसे पहले बोमेन संपुट बना दिया, ठीक है। यहां पर फिर अपन ने ये पीसीटी ले ली, ठीक है बच्चों, ये डीसीटी ले ली और ये संग्रह नलिका ले ली, और यहां पर मैंने एक लूप ऑफ हेनले भी बना देता हूं। तो ये आपके पास संरचना हो गई।
ठीक है बच्चों, अब आपके पास यहां पर मैंने ग्लोमेरुलस भी बना दिया बच्चों आप लोगों के लिए, और यहां से निकल रहा है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास एक एफरेंट आर्टीरियोल होता है। एफरेंट आर्टीरियोल जो रुधिर लेकर आ रहा है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, और ले जाने वाली कौन सी होती है? इफरेंट आर्टीरियोल। तो आपको एक चीज यहां पर पता होनी चाहिए कि बच्चों, जो रुधिर लेकर आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, वो चौड़ा होगा, उसका डायमीटर या उसका व्यास जो है वो अधिक होगा, और जो इफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर कम होगा। पहली चीज तो ये याद रखनी है। अब पहली प्रक्रिया होती है बच्चों परानिस्यंदन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ब्लड जो है बच्चों, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड है, वो ब्लड छन के कहां आ जाएगा? बोमेन संपुट में। तो जब ब्लड ग्लोमेरुलस में होता है, वो छन कर किस में आ जाता है? बोमेन संपुट में। तो उसको परानिस्यंदन कहते हैं। और उसमें हमको पता है जो निस्यंद बनता है बच्चों, उसमें पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है। पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है। केवल क्या फिल्टर नहीं हो पाते? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जब परानिस्यंदन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड छन के ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में आता है, तो पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा छन जाता है, लेकिन उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं छन पाते। प्लाज्मा प्रोटीन्स पर ऋणात्मक आवेश होता है, और इनमें जो आधारीय झिल्ली होती है उस पर भी ऋणात्मक आवेश है। तो ऋणात्मक नेगेटिव के कारण प्रतिकर्षण होता है, इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं हो पाते। तो जब परानिस्यंदन हो रहा है बच्चों, तो पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा, लेकिन क्या फिल्टर नहीं हो पाएंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स। बाकी पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा छन कर बोमेन संपुट में आ जाएगा। फिर यहां पर किसका मान दे रखा है बच्चों? जीएफआर का। जीएफआर मतलब 1 मिनट में किडनीज कितना निस्यंद बनाती है, 1 मिनट में किडनीज कितना ब्लड फिल्टर करती है। तो जीएफआर का मान आपको पता होना चाहिए 125 ml प्रति मिनट। 1 मिनट में दोनों किडनीज मिलाकर, 1 मिनट में दोनों किडनीज मिलाकर लगभग 125 ml निस्यंद बनाती है। तो इस हिसाब से तो प्रतिदिन 180 लीटर बन जाएगा। 180 लीटर प्रतिदिन मूत्र का निष्कासन नहीं होता। इसका मतलब 99% भाग जो निस्यंद का है, उसका क्या देखा जाता है? पुनः अवशोषण या रीएब्सॉर्प्शन। तो जो निस्यंद बन रहा है, जो निस्यंद बोमेन संपुट में आ रहा है, उसका 99% भाग वापस क्या होगा? पुनः अवशोषित। अब पुनः अवशोषण कहां कहां से होगा बच्चों? आपको पता है पुनः अवशोषण पीसीटी से होता है, डीसीटी से होगा, और संग्रह नलिका से होगा। पुनः अवशोषण मुख्य रूप से कहां कहां से होगा? पीसीटी से होगा, डीसीटी से होगा, और संग्रह नलिका से होगा। मतलब न्यूनतम या नहीं के बराबर पुनः अवशोषण हेनले का लूप। हेनले का लूप मुख्य रूप से पुनः अवशोषण में काम नहीं करेगा। अब पीसीटी, डीसीटी, संग्रह नलिका में हमको पता है इसमें से भी सर्वाधिक पुनः अवशोषण किस भाग से होगा? पीसीटी। क्योंकि पीसीटी पर ऐसे सूक्ष्म रसांकुर भी होते हैं, और सूक्ष्म रसांकुर यानी ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला होती है। तो सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी से। सभी पोषक पदार्थों का पुनः अवशोषण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण पीसीटी से। 70 से 80% जल का, 70 से 80% लवण का पुनः अवशोषण पीसीटी से। कोई भी सवाल आ जाए, सबसे अधिक पुनः अवशोषण, सर्वाधिक जल का पुनः अवशोषण, सर्वाधिक खनिज का पुनः अवशोषण, पोषक तत्व का पुनः अवशोषण, आंसर पीसीटी करना है। फिर डीसीटी में विकल्पी पुनः अवशोषण होता है। आवश्यकता अनुसार हार्मोन्स के प्रभाव में अगर आपको लवण का पुनः अवशोषण करना है, जल का पुनः अवशोषण करना है, तो वो डीसीटी से होगा। और फाइनली जल का पुनः अवशोषण भी कहां से होगा? संग्रह नलिका से। तो पीसीटी, डीसीटी और संग्रह नलिका किसमें काम कर रहे हैं? पुनः अवशोषण में। इसमें एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दे रखा है बच्चों, जितने भी पोषक तत्व हैं, ग्लूकोज हैं, अमाइनो अम्ल हैं, सोडियम आयन हैं, इनका पुनः अवशोषण सक्रिय रूप से होगा ऊर्जा के माध्यम से। लेकिन जल हो गया बच्चों, नाइट्रोजन पदार्थ हो गए, इनका पुनः अवशोषण के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, इनका पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होगा। तो कहां कहां से पुनः अवशोषण होगा ये मैंने आपको बता दिया। और
सक्रिय पुनः अवशोषण होगा पोषक तत्व और सोडियम का, और जल और नाइट्रोजन पदार्थों का पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। फाइनली हमारे पास आता है स्त्रावन। अब स्त्रावन का मतलब है अगर कोई विषाक्त पदार्थ है, H+ है, K+ है, अमोनियम आयंस हैं, इनकी ज्यादा मात्रा रुधिर में हो तो हानिकारक है, तो इनको रुधिर से किडनी में डालकर निष्कासित करना पड़ेगा। तो पीसीटी के माध्यम से, डीसीटी के माध्यम से, संग्रह नलिका के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से अतिरिक्त H+, अतिरिक्त K+ और अधिक मात्रा के अमोनियम आयंस को उत्सर्जित किया जाता है, इसे स्त्रावन कहते हैं। तो इसका सिस्टम आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब मूत्र आपके पास बन रहा है बच्चों, यूरिन, तो उसमें हमने बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले ब्लड को छान लिया, ब्लड को छान लिया यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कर लिया, फिर छानने के बाद उसमें से बढ़िया चीजें थी उसको वापस पुनः अवशोषण कर लिया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, जो काम की चीजें थी उसका पुनः अवशोषण कर लिया, और जो हानिकारक चीजें थी, हानिकारक मतलब H+, K+ और अमोनियम आयंस, इनका हमने उत्सर्जन कर दिया। तो ये आपके पास पूरी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को मैंने बता दिया। देखो बच्चों, रिवीजन के टाइम में बता रहा हूं, नॉर्मली हर एक चैप्टर के लिए आपको अगर वन शॉट है तो 2.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की क्लासेस हैं। आपको सिंपल सा बात है बच्चों, लास्ट के 30 दिनों में आपको हर चैप्टर में 20 से 25 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा। तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स और 20 से 25 मिनट, इतने कम समय में पूरा चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा रिवीजन में। ठीक है भाई, फिर आपके पास नेक्स्ट पेज में दे रखा है बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा प्रवाह। और प्रतिधारा प्रवाह में हमको पता है कौन काम करेगा, हेनले का लूप, और हेनले के लूप के साथ कौन काम करती है, रुधिर वाहिका वाजारेक्टस। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में पीसीटी का काम देख लिया था, डीसीटी का काम देख लिया था, संग्रह नलिका का काम देख लिया था। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, तो पहली चीज तो आपको यहां पर पता होनी चाहिए बच्चों, जो लूप ऑफ हेनले है उसका डिसेंडिंग किसके लिए पारगम्य होता है बच्चों, जल के लिए। मतलब जो उसका अवरोही भुजा है, डिसेंडिंग लिम्ब है, वो जल के लिए पारगम्य होती है, और जो उसकी आरोही भुजा है, असेंडिंग लिम्ब है, वो लवण के लिए पारगम्य होती है। ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। अवरोही भुजा, नीचे जाने वाली भुजा जल के लिए पारगम्य है, ऊपर आने वाली आरोही भुजा लवण के लिए पारगम्य है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होता है बच्चों, और काउंटर करंट में हमको पता है रुधिर प्रवाहित होता है, वाजारेक्टस में रुधिर प्रवाहित हो रहा है। तो काउंटर करंट का क्या फायदा है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है बच्चों, किडनी के बाहर वाला भाग तो होता है वल्कुट, और अंदर वाला भाग क्या होता है, मेड्यूला। बाहर वाला भाग होता है वल्कुट या कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग होता है मेड्यूला। वल्कुट की परासरनता 300 तक होती है, लेकिन मेड्यूला की एनसीईआरटी में दे रखा है 1200 तक हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो काउंटर करंट विधि है बच्चों, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसके द्वारा हम किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ाते हैं। और किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, परासरनता कैसे बढ़ेगी, लवण और यूरिया के माध्यम से। अभी बताया था, संग्रह नलिका से यूरिया भी निकलेगा, ये यूरिया किडनी की परासरनता बढ़ाएगा, और लवण जो है ये भी किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ाएंगे। तो ये सीधा सवाल आ जाए कि किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता कौन बढ़ाएगा, तो NaCl और यूरिया। अब परासरनता बढ़ेगी तो इससे क्या होगा बच्चों, जल का अधिक से अधिक पुनः अवशोषण होगा। ठीक है, एनसीईआरटी को बहुत आसान भी कर दूंगा बच्चों, और सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, आपके सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा इससे। तो जैसे ही आपने NaCl और यूरिया के माध्यम से किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ा दी, परासरनता बढ़ते ही जल का ज्यादा से ज्यादा पुनः अवशोषण होगा, और जल का ज्यादा से ज्यादा पुनः अवशोषण होगा तो कैसी मूत्र बनेगी, सांद्र मूत्र या कॉन्संट्रेटेड यूरिन। और एनसीईआरटी में दे रखा है इस विधि के द्वारा मानव अपने मूत्र को कितने गुना तक सांद्र कर सकते हैं, 4 गुना तक। जब परासरनता हम 4 गुना तक बढ़ा रहे हैं तो मूत्र की सांद्रता भी 4 गुना तक कर सकते हैं। तो काउंटर करंट विधि के माध्यम से किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता को बढ़ाया जा रहा है,
किसके माध्यम से? NaCl और यूरिया, जिसमें हेनले का लूप और वाजर एक्टर शामिल है। और ज्यादा से ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा, रीएब्जॉर्प्शन, तो सांद्र मूत्र या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगी। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है? किडनी के कार्यों का नियमन। अब किडनी के कार्यों का नियमन मतलब हार्मोनल नियमन है। इसमें कौन कौन योगदान देंगे? हाइपोथैलेमस, किडनीज और हृदय। अब हाइपोथैलेमस में क्या कहते हैं बच्चों? जैसे ही आपके शरीर में जल की कमी होती है, जैसे ही शरीर की आयनिक सांद्रता या जल की कमी होती है, पसीना ज्यादा आता है, पानी कम पी पाते हो, निर्जलीकरण हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हमारे पास ऑस्मोग्राही होते हैं। और ये ऑस्मोग्राही जैसे ही रुधिर में जल की मात्रा कम हो जाती है, इनमें घंटी बजती है। ये ऑस्मो रिसेप्टर से सिग्नल किसको जाता है? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों? पश्च पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से वैसोप्रेसिन या एडीएच का स्त्रावन करता है। और एडीएच जो है वो अब डीसीटी और संग्रह नलिका से जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करेगा। और जितना ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा, उतना सांद्र मूत्र बनेगी। सीधी सी बात है, जब मेरे शरीर में, आपके शरीर में जल की कमी हो गई है, तो हम ज्यादा मूत्र का त्याग तो नहीं कर सकते, ज्यादा जल मूत्र में नहीं निकाल सकते। जल को संरक्षित करना पड़ेगा, मूत्र को सांद्र बनाना पड़ेगा। तो जल की कमी होने पर ऑस्मोग्राही सक्रिय होंगे। ऑस्मोग्राही से सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस पश्च पीयूष ग्रंथि से एडीएच का स्त्रावन करेंगे, जो डीसीटी और संग्रह नलिका से जल का पुनः अवशोषण करेगा, सांद्र मूत्र के निर्माण में काम करेगा। एक और पॉइंट दे रखा है बच्चों, ये एडीएच या वैसोप्रेसिन एक प्रकार का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। ये थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। फिर दूसरा सिस्टम होता है बच्चों किडनी का। दूसरा जो किडनी काम करता है वो आपको पता है कौन सा सिस्टम है? रास। तो रास पे भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं बच्चों। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, ये सिस्टम कब काम करता है ना? जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स कम काम कर रहे हैं जब रुधिर में जल की कमी है, शरीर में पानी की कमी हो गई, तो ऑस्मोग्राही काम करेंगे। इसी तरह से रास कब काम करता है बच्चों? रास तब काम करता है जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है, और ब्लड प्रेशर गिर जाएगा मतलब जीएफआर भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपके शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जीएफआर की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारी किडनी जो है, किडनी का जेजीए क्षेत्र क्या का स्त्रावन करता है? रेनिन नाम के हार्मोन का। ये रेनिन कहां मूव करेगा भाई? किडनी से निकला तो है, लेकिन जाएगा कहां पर? ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में एक निष्क्रिय प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये एक निष्क्रिय प्लाज्मा प्रोटीन है। इसको किस में परिवर्तित करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 परिवर्तित होता है एंजियोटेंसिन 2 में। फेफड़ों के नजदीक एक एंजाइम होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, फेफड़ों के आसपास होती है फुफ्फुसीय परिसंचरण में। एंजियोटेंसिन 2 बनने के बाद बच्चों ये दो काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 खुद वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करता है, रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेगा। रुधिर वाहिकाएं संकुचित होंगी तो अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर और जीएफआर को कौन बढ़ा रहा है? एंजियोटेंसिन। सेकंड, दूसरा ये एल्डोस्टेरॉन के स्त्रावन को भी प्रेरित करता है, और एल्डोस्टेरॉन का काम हमको पता ही है, जल और लवण का पुनः अवशोषण किडनी से करता है। तो ये पूरा सिस्टम है रास। क्या याद रखोगे फटाफट? सबसे पहले याद रखोगे रास तंत्र कब काम करेगा? जब ब्लड प्रेशर जीएफआर में गिरावट आएगी। ब्लड प्रेशर या जीएफआर कम हो जाने पर यह सिस्टम काम करेगा। कैसे काम करेगा? किडनी के जेजीए क्षेत्र से रेनिन निकलेगा। यह रेनिन किडनी से निकला, ब्लड प्लाज्मा में गया। ब्लड प्लाज्मा में एक निष्क्रिय एंजियोटेंसिनोजन है, उसको सक्रिय एंजियोटेंसिन 1 में बनाया। फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना, फेफड़ों के पास एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। सक्रिय होने पर यह खुद वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करेगा, ब्लड प्रेशर और जीएफआर की मात्रा बढ़ा देगा, और एल्डोस्टेरॉन के माध्यम से जल और खनिज का पुनः अवशोषण कर देगा।
अब रास तंत्र जरूरत से ज्यादा काम ना करे तो इसको नियंत्रित करने के लिए हृदय की आलिंद भित्तियां होती हैं बच्चों। हृदय की जो आलिंद भित्तियां होती हैं, हार्ट, उससे क्या निकलता है? एक पेप्टाइड हार्मोन ANF। कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये किसके विरोधी है? किसके विपरीत काम करेगा? रास के विपरीत काम करेगा। मतलब ये एक वैसोडाइलेटर है, ब्लड प्रेशर को वापस कम कर देगा। अगर रास जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको वापस नियमित करने के लिए, उसको वापस कम करके संतुलित करने में कौन काम करता है? पेप्टाइड हार्मोन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक कारक, जो हृदय की आलिंद भित्तियों से निकलता है। और किसके विरोधी होगा? रास के विरोधी होगा। यह नियमन आपको ध्यान में रखना था बच्चों। फिर मूत्रन की विधि दे रखी है। मूत्रन क्या होता है? एक प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों? यहां पर यह मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ही मूत्राशय में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो इस पर क्या पाए जाते हैं? स्ट्रेच ग्राही होते हैं। जैसे ही मूत्र से मूत्राशय भर जाएगा, स्ट्रेच ग्राही घंटी बजाएंगे। स्ट्रेच ग्राही सक्रिय होंगे तो संवेदी न्यूरॉन के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सूचना कहां तक पहुंचेगी? CNS तक। फिर CNS से क्या निकलेगा बच्चों? एक चालक पथ निकलेगा, यानी मोटर पाथवे, और वो दो काम करवाएगा। दो काम क्या करवाएगा? मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन प्रेरित करेगा और यूरेथ्रा की अवरोधनी में अनुशिथिलन करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। अनुशिथिलन मतलब वो रिलैक्स किसको करवाएगा? यूरेथ्रा के अवरोधनी को या यूरेथ्रा के स्फिंक्टर पेशियों को तो रिलैक्स कराएगा, फैलाएगा। और संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन किस में करेगा? मूत्राशय की चिकनी पेशियों में। तो मूत्राशय की चिकनी पेशियां संकुचित होंगी, यूरेथ्रा की अवरोधनी फैलेगी और मूत्र त्याग हो जाएगा। एक क्वेश्चन नीट में पुराना आ रखा है बच्चों कि अगर ये स्ट्रेच ग्राही निष्क्रिय हो जाए तो क्या होता है? तो अगर स्ट्रेच ग्राही निष्क्रिय हो जाए, स्ट्रेच ग्राही काम ना करें, तो ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करेगा, मूत्रन नहीं होगा। फिर आपको मूत्र के बारे में लक्षण दे रखे हैं बच्चों। मूत्र में आपको क्या रखना है? प्रतिदिन कितना निष्कासन होता है? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन निष्कासन होता है। उसमें कितना यूरिया? 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन निष्कासित होता है। मूत्र का pH होता है अम्लीय, एसिडिक। और अम्लीय किस कारण होता है? H+ आयंस के कारण। हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। और अगर मूत्र में ग्लूकोज का निष्कासन हो जाए, यानी ग्लाइकोज यूरिया कहेंगे, और मूत्र में कीटोन बॉडीज का निष्कासन हो जाए, जिसे कीटोन यूरिया कहेंगे, तो ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया ये किस बीमारी का लक्षण है? डायबिटीज मेलाइटस। तो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन हो रहा है बच्चों। उसमें कितना यूरिया निकल रहा है प्रतिदिन? 25 से 30 ग्राम निकल रहा है। अम्लीय pH होता है, हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और अगर मूत्र में ग्लूकोज निकल रहा है तो ग्लाइकोज यूरिया, मूत्र में कीटोन बॉडीज निकल रही हैं तो कीटोन यूरिया। और ये दोनों डायबिटीज मेलाइटस का लक्षण है। ठीक है बच्चों, अगर ईमानदारी से आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सर लास्ट के 30 दिनों में 30 मिनट के अंदर एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो सकता है एक एक पॉइंट से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, फिर फाइनली क्या है आपके पास? अन्य उत्सर्जी अंग हैं। किडनी तो मुख्य उत्सर्जी अंग थी, उसके अलावा अन्य उत्सर्जी अंग में आपके पास फेफड़े आते हैं, यकृत आता है और त्वचा आती है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन होगा। लिवर से पित्त वर्णक, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, नष्ट हो चुके स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन और ड्रग्स। लिवर, आप बोलोगे सर लिवर उत्सर्जन कैसे करेगा? लिवर के जो अवशोषित पदार्थ हैं वो विष्ठा या मल के द्वारा निष्कासित होते हैं। तो जो पाचन अवशोषण या पाचन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना, उसी में लिवर के अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं। स्किन में 2 तरह की ग्रंथियां होती है बच्चों। पसीने की ग्रंथियां जो लवण और जल निकालेगी, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है इसका प्रमुख प्रभाव
पसीने की ग्रंथियों का प्रमुख प्रभाव शरीर के तापमान को कम करना है, कूलिंग प्रभाव है। और सिबेशियस ग्रंथियां होती है तेल ग्रंथियां, जिससे तेल, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस का उत्सर्जन होगा। तो यह आसान था, लंग्स, लिवर और त्वचा। त्वचा में पसीने की ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां यानी सिबेशियस ग्लैंड्स। अंत में बच्चों क्या है हमारे पास, डिसऑर्डर्स हैं इस चैप्टर के। डिसऑर्डर्स में पहला आता है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब हमको पता ही है, ब्लड में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो ब्लड में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको यूरेमिया कहते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि किडनी सही काम नहीं कर पा रही, और किडनी सही काम नहीं करती है तो बच्चों हमें पता है हम किसका यूज करते हैं, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को हम किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से। फिर किडनी स्टोन, आपको पता है बच्चों, किडनी स्टोन का कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स। अगर किडनी के भीतर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं तो रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन्स, पथरी बन जाती है। और अगर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन या सूजन, इन्फ्लेमेशन जिसे हिंदी में हम शोथ या प्रदाह कहते हैं, अगर ग्लोमेरुलस में शोथ या प्रदाह हो जाता है या जीवाणु संक्रमण के कारण या विषाणु संक्रमण के कारण, तो उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने लगभग क्या मतलब पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन इसी तरह से बच्चों इस सीरीज में मैं आपको 30 मिनट में, 25 से 30 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा बच्चों, 3-3, 4-4 घंटे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है आपके पास। लेकिन 20 से 25 मिनट में हर चैप्टर को आपको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटने हैं। ठीक है बच्चों, जिस दिन 17 जुलाई होगी ना, उस दिन आप मेरे से आके जरूर इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि सर जैसा जैसा आपने बोला था एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए और वैसा ही सवाल नीट में आया। तो बच्चों अंत में मैं हमेशा यही बोलूंगा आप लोगों को कि बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। कोई सुझाव आपके हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।